हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडेक्सल। मैं सेल्फ दीपाली। कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी नीट की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी और जितने बच्चे प्रारंभ से जुड़े हैं उनको पता होगा कि एक और सीरीज़ चल रही है, दैट इज़ ऑल इंडिया नीट टेस्ट सीरीज़ AINTS। तो AINTS जो है एक बहुत ही यूनिक और स्पेशल सीरीज़ है जिसके अंदर आपको 60 टेस्ट का एक पावर पैक मिलने वाला है। तो 60 टेस्ट है उसके अंदर, जिसमें चैप्टर वाइज भी है, पार्ट टेस्ट भी है, यूनिट टेस्ट भी है और फिर FST है। तो वो एक और तुम्हारी जो नीट की तैयारी है उसको ना और बढ़ा देगा, दुगना कर देगा। तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट कि आप एक बार ज़रूर देखें AINTS। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको प्लीज़ देखिए। फास्ट ट्रैक सीरीज चल ही रही है, तो जितने बच्चे फास्ट ट्रैक से जुड़े हैं उनको पता होगा कि हमारी जो वेबसाइट है उस पर 1 शॉट लेक्चर्स चल रहे हैं बच्चे। ठीक है, अगर तुम लोगों को उसका भी लिंक चाहिए मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन करवा दूंगी लिंक। तो फास्ट ट्रैक सीरीज जो चल रही है, नीट मास्टर क्लास फास्ट ट्रैक, उस सीरीज के अंदर ये चीज़ है कि उसमें हम लोग सारे PYQ को लेते हुए सारे चैप्टर्स को 1 शॉट में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो दोनों ही चीज़ें तुम्हारे पास आ जाएंगी। तो PYQs भी है, 1 शॉट भी है, तो उसको भी ज़रूर देखना। ठीक है, और ये जो हमारा प्रारंभ चल रहा है वो तो चल ही रहा है, तो इसके साथ साथ थोड़ा सा एडिशनल, ताकि तुम्हारी नीट की जो तैयारी है वो और अच्छे से बनी रहे और अच्छे से कंप्लीट हो। ठीक है, चलो। सो आज हम लोग बात करेंगे बच्चे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ट्रांसक्रिप्शन। लास्ट टॉपिक तक हम पढ़ चुके हैं कि रेप्लिकेशन तक हमने कंप्लीट कर दिया कि व्हाट इज एक्चुअली रेप्लिकेशन। सो बेसिकली हो ये रहा है कि सेंट्रल डॉगमा का प्रोसेस चल रहा है, और सेंट्रल डॉगमा मतलब ही यही होगा। किसका प्रोसेस चल रहा है बेटा? सेंट्रल डॉगमा, जो कि ये चीज कहता है कि अगर DNA है तो वो अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। क्या बनाने के लिए? mRNA। और ये mRNA क्या करेगा, क्या बनाएगा? प्रोटीन। फाइनली ये प्रोटीन्स क्या शो करते हैं? कैरेक्टर्स। कहानी हमने यहां तक कंप्लीट कर ली, DNA तक। ठीक है, इससे भी पहले ये था कि भाई क्या DNA की डिस्कवरी कैसे हुई, हमको क्या पता ही नहीं था कि DNA जैसी चीज है भी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, ये हमको पता नहीं था। अब हमको पता लग चुका है DNA है, DNA अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, ये सारी चीज हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग मेनली जिस चीज पे बात करेंगे वो है DNA से mRNA बनाना, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। जो बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाएं कि मैम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को थोड़ा सा बता दो कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में अंतर कैसे करें, तो बेटा ट्रांसक्रिप्शन, कोई भी अगर ड्रामा हो तो उसकी पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है। डायरेक्ट ट्रांसलेट कर देते हैं क्या? ट्रांसक्रिप्ट और ट्रांसलेशन में अंतर क्या है ये समझना। ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि तुम्हारे पास कोई बुक है, ठीक है, पहले बुक लिखोगे ना, फिर ही तो उसका ट्रांसलेट कर पाओगे। पहले किताब तो लिखोगे फिर ट्रांसलेट करोगे। सो पहले किताब लिखनी है, पहले वो स्क्रिप्ट लिखनी है कि भाई इस टाइम पे यहाँ से ये एंट्री होगी, फिर ये आएगा, फिर वो आएगा, फिर उसके बाद जूलियस सीजर। तो वो ऐसे तुम पहले लिखोगे, पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है। फिर भाई अब स्क्रिप्ट पसंद आ गई, पर अब बात ये आती है कि यार मैं बीइंग जिसको हिंदी समझ आ सकती है या इंग्लिश समझ आ सकती है, मुझे नहीं समझ में आएगा अगर मान लो जर्मन में ये स्क्रिप्ट लिखी है या ये जितना भी स्क्रिप्चर है वो मेरे को नहीं समझ में आएगा अनटिल एंड अनलेस वो मुझे मेरी भाषा में ना समझाया जाए। ठीक है, मान लो कि तुम बंगाली हो, ठीक है, या फिर तुम तमिलियन हो, या फिर तुम महाराष्ट्रियन हो, तो तुमको कैसे समझ में आएगा? तुम्हें चाहिएगा ना कि यार आसान होता अगर मुझे मराठी में मिल जाता, आसान होता अगर यही स्क्रिप्ट मुझे गुजराती में मिल जाती, आसान होती ये चीज। तो उसके लिए तुमने क्या बनाया? तुमने बनाया ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। सो ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होता है, पहले कोई भी ट्रांसलेट नहीं करता। पहले स्क्रिप्ट लाओ, फिर उसको ट्रांसलेट करवाओ कि हाँ भाई अब ये स्क्रिप्ट अच्छी है, अब इसको ट्रांसलेट करवाया जा सकता है, 3-4 भाषाओं में बनवा लो। ठीक है, तो ये चीज, तो इस प्रोसेस पे आज हम इसको थोड़ा सा मेनली फोकस करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को। उसमें ये देखो कि mRNA, अब RNA होता क्या है? राइबो
एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सी राइबो था अगर मैं डीएनए की बात करूं, राइबो न्यूक्लिक एसिड जो कि एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, जो एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, ऑब्वियसली बात है हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं है, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होगा एमआरएनए। अभी आरएनए ना अलग अलग तरीके का होता है, आरएनए कैन बी दिस आरएनए, और इसमें शुगर कौन सी है, राइबोज शुगर का बना है, ये भी चीज लिख लेना, शुगर क्या है, राइबोज शुगर। अभी आरएनए ना 3 तरीके का हो सकता है, this RNA can be of 3 types। क्या है 3 टाइप, mRNA यानी मैसेंजर RNA, rRNA यानी राइबोसोमल RNA जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, mRNA मैसेज ले जाने करने में हेल्प करेगा, नाम बता रहे हैं मैसेंजर है, ठीक है। और लास्ट आ जाता है tRNA, दैट इज ट्रांसफर आरएनए, जिसका काम हमारे पास ट्रांसलेशन वाले टाइम आएगा। सो आरआरएनए टीआरएनए हम ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं, एमआरएनए का स्पेसिफिकली काम जो होगा वो हमारे ट्रांसक्रिप्शन में होगा, ठीक है। सो यहाँ जो फॉर्म हुआ है ये एमआरएनए होगा। अब बच्चे यहाँ पूछते हैं सवाल, अच्छा मैं ये नहीं कह रही सिर्फ एमआरएनए काम आएगा, आरआरएनए में भी कन्वर्शन हो सकता है, टी में भी कन्वर्शन हो सकता है, ठीक है, तीनों में हो सकता है। अब बच्चों का ये सवाल रहता है कि मैम अगर आरएनए अगर डीएनए है, अब मैं अगर डीएनए से टीआरएनए बनाऊं या डीएनए से आरआरएनए बनाऊं, डीएनए से एमआरएनए बनाऊं, क्या तीनों आरएनए बनाने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे? यस, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम टीआरएनए बनाओ, आरआरएनए बनाओ, एमआरएनए बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है तो इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन ही बोला जाएगा, ठीक है, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन ही बोला जाएगा। अब क्योंकि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल डीएनए स्ट्रक्चर है, तो अब ये डीएनए जब एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल बनाएगा, आरएनए स्ट्रक्चर बनाएगा, तो ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर है, जब ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाता है तो उस टाइम पे क्या होगा बेटा, उस टाइम पे एक एंजाइम का काम आएगा। कौन सा एंजाइम है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए डिपेंडेंट क्यों बोला, क्योंकि डीएनए को देखता हुआ ही तो है आरएनए बनेगा, ऐसे तो हवा में बनना नहीं है। ये जब तक डीएनए को देख नहीं लेगा ढंग से कि भाई डीएनए है क्या, डीएनए को पढ़ नहीं लेगा कि डीएनए एक्चुअल बना कैसे है, तब तक ये आरएनए नहीं बना सकता। सो इट इज वेरी एसेंशियल डीएनए को ये देखे और डीएनए से ही आरएनए बनाए, और इसमें इसको काम करने के लिए एंजाइम कौन सा चाहिएगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक दास्तां। अब बात ये आ जाती है कि यार ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को अगर मेरे को चलाना है ना, अगर मुझे इसको मूव करवाना है, तो ये मूवमेंट के लिए ये बोलता है कि यार मैं कर तो दूंगा, मना नहीं कर रहा हूँ मैं ये प्रोसेस करने को, पर बात ये है कि मेरे को ना इनिशिएटर चाहिए, ठीक है, मुझे कुछ ऐसा चीज दो जो यार ये प्रोसेस करवाने में मेरी हेल्प करे। बट उससे पहले ये चीज जान लो कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस इस तरीके से एक सीक्वेंशियल ऑर्डर के अंदर फॉलो होगा। क्या होगा, थोड़ा सा एक बार रीड करते हैं फिर उसके बाद देखते हैं। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वेयर फॉर्मेशन ऑफ आरएनए टेक्स प्लेस बिफोर द अकरेंस ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेस और प्रोटीन सिंथेसिस, कैरेक्टर बनना और प्रोटीन बनना कब होगा, जब हमारे पास आरएनए होगा, ठीक है, जब हमको ट्रांसक्रिप्शन करके हमने आरएनए बनाया है, सिर्फ तभी ये चीज पॉसिबल है। क्या चीज पॉसिबल है बेटा, कि जीन एक्सप्रेस हो और प्रोटीन सिंथेसाइज हो सके, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो ये प्रोसेस तभी पॉसिबल होगा। You will get an idea about what's happening during transcription process as you read in the section A. Promoter, structural gene and a terminator are 3 different regions of a transcriptional unit. इसको पूरे को हम ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट कहते हैं, ठीक है, जिसमें क्या आया, सबसे पहले इस प्रमोटर क्या काम करेगा, प्रमोट करेगा कि भाई ये काम शुरू करना है। प्रमोटर क्या करता है, इनिशिएशन,
स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इसके अंदर एक बॉक्स होता है जिसको हम कहते हैं टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स क्या काम करता है, ये ऐसे देखो, अब तुम्हारे पास इतना बड़ा डीएनए है ना, उस डीएनए में जो मेन स्पेसिफिक सीक्वेंस जिसको हमको आगे आरएनए में कॉपी करना है, उस सीक्वेंस को हम कहते हैं जीन। ये हमने स्टार्टिंग में याद कर लिया है कि भाई जीन क्या है, एक स्पेसिफिक साइट, एक स्पेसिफिक लोकेशन जहाँ पे जो मतलब पूरा बेसिकली पूरे डीएनए का एक इतना सा लोकेशन जहाँ सारी इंफॉर्मेशन तुमको मिल जाएगी, ठीक है, उसको हम जीन बोल रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि उस जीन को पहचानना, और जीन क्या है, जीन बेचारा आराम से, ये मान लो ऐसा, ये तुम्हारा पूरा डीएनए, ठीक है। अब डीएनए बेचारा आराम से बैठा है, डीएनए कोई किसी को दिक्कत नहीं दे रहा। अब डीएनए को ये बोला जा रहा है कि तुमको आरएनए, डीएनए से आरएनए बनाना है, तो उस टाइम पे क्या होता है, एक रीजन, एक स्पेसिफिक साइट ऑफ डीएनए, पूरा का पूरा डीएनए तो ना लेंगे, एक स्पेसिफिक साइट ऑफ डीएनए लेंगे। तो ये स्पेसिफिक सीक्वेंस और साइट ऑफ DNA is called जीन। और इसमें भी, इस जीन में भी, अब ये जीन भी अपने आप में बड़ा है, इसमें भी जो मेन काम की चीज है ना, उस काम की चीज को हम कहते हैं सिस्ट्रोन। इसमें भी जो काम की चीज है उसको हम कहेंगे सिस्ट्रोन। इतना डिटेल में नहीं जाना है, बेसिक्स याद करना तुमको कि जीन एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा था, और उसका भी एक स्पेसिफिक सेगमेंट, उसको हम सिस्ट्रोन कहते हैं, जो काम की इंफॉर्मेशन लेके आया है। डीएनए में मैंने बताया था जब मैं हिस्टोन पैकिंग ऑफ डीएनए बता रही थी कि इसमें तुमको ना वेस्ट भी मिलेगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं दैट आर वेस्ट, कोई काम के नहीं है वो। पर अब जब वो कोई काम के नहीं है तो क्यों है, क्योंकि भाई म्यूटेशन से बचाना है। तो डीएनए में हर जगह पे तुमको जीन ही जीन नहीं मिलेगा, जीन का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, स्पेसिफिक साइट है जहां तुमको जीन मिलेगा। स्पेसिफिक साइट अगर नहीं है तो वहां तुमको जीन नहीं मिलेगा, सिंपल, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्या चीज कि अब इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर को मुझे सिंगल स्ट्रैंडेड में बदलना है, तो उसके लिए मुझे रिक्वायर्ड है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट को बना लो। ये तुम्हारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर, ठीक है। इसकी सबसे पहला वाला जो बॉक्स होता है इसको हम कहते हैं प्रमोटर, और लास्ट बॉक्स जो उसका होता है उसको हम कहते हैं टर्मिनेटर। सो फर्स्ट बॉक्स इज टर्मिनेटर, ठीक है। टर्मिनेटर एंड करता है और ये इनिशिएट करता है। टर्मिनेटर खत्म कर देगा, ये इनिशिएट करेगा। अब बीच में क्या चीज आ रही है मैम, जिसको ये खत्म और स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहां से लेके यहां तक का जो सेगमेंट है इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन जिसमें बेसिकली क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, ATCG, ATC, ATCG, ATC, ये स्ट्रक्चरल जीन है। इसे पढ़ना है और इसको पढ़ते हुए आरएनए बनाना है। अब इसके पास सामग्री के इस्तेमाल, सामग्री जो सामान है इसके पास, सामान के नाम पे इसके पास प्रमोटर है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के पास, और दूसरा टर्मिनेटर है कि भाई अब पूरा एक साथ तो हम जीन को पूरा एक साथ जीन को तो हम ट्रांसक्राइब करेंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं, छोटा सीक्वेंस करते हैं, यानी इतना हिस्सा पहले ट्रांसक्रिप्ट करेंगे, उसके बाद इतना हिस्सा हम बाद में ट्रांसक्रिप्ट करेंगे, उसके बाद इतना हिस्सा हम और बाद में ट्रांसक्रिप्ट करेंगे। तो ऐसे सेगमेंट्स को ट्रांसक्राइब किया जाता है, पूरे को एक साथ नहीं खोल के बैठे, ठीक है, क्लियर है ये चीज। चलो अब हुआ ये, प्रमोटर बैठा है, प्रमोटर है, स्ट्रक्चरल जीन है, टर्मिनेटर है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो प्रमोटर होगा ना, ये इनिशिएट करवाएगा और स्ट्रक्चरल जीन को कॉपी करवा के टर्मिनेटर उसको एंड करवा देगा। कहानी यही है, ठीक, पर इस कहानी में किरदार बहुत सारे,
फैंटास्टिक। कहानी इतनी सी है, स्क्रिप्ट इतनी सी है कि प्रमोटर शुरुआत करवाएगा, स्ट्रक्चरल जीन को कॉपी करना है, टर्मिनेटर खत्म करा देगा, खत्म कहानी। पर इसमें किरदार बहुत सारे हैं। कैसे? जैसे ओके, सबसे पहला किरदार अपना कौन आ जाता है? सबसे पहला प्रोसेस आता है इनिशिएशन का, जिसमें हमको स्टार्ट करवाना है। स्टार्ट, शुरुआत करवाना है। स्टार्टिंग ऑफ mRNA ट्रांसक्रिप्शन, स्टार्टिंग करनी है, ठीक है। चलो भैया, मैं यहाँ बना रही हूँ, है ना। अब क्या होता है बच्चे कि ये सेगमेंट इसने सेलेक्ट किया, ठीक है। प्रमोटर किससे सेलेक्ट करता है? प्रमोटर के पास एक टाटा बॉक्स होता है। टाटा बॉक्स क्या काम करता है? ये चीज देखता है कि भाई अब ये साइट है, यहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, यहाँ से मेरे को अपने हथियार ले आओ। हथियार यानी प्रमोटर ले आओ, स्ट्रक्चरल जीन बना लो, बीच वाले सेगमेंट को भूल दो, और तीसरा अपने पास कौन है? टर्मिनेटर ले आओ। तो ये चीज जैसे ही तुम लेके आ जाओगे, बस अब काम करना शुरू करना है। काम कैसे करना शुरू करोगे? पहले तो डैश लिख लो, 3 डैश से 5 डैश, ये क्या हो जाएगा? 5 डैश से 3 डैश। इनिशिएट करवाना है। इनिशिएट करवाने के लिए अब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आ जाएगा अपने आप। पर बात ये है कि वो बोलता है कि यार मुझे शुरुआत करवाने के लिए ना किसी हेल्प चाहिए, कोई एंजाइम लाओ यार जिसकी मुझे ना हेल्प चाहिए। तो उस हेल्पिंग वाले इंसान को कहा जाता है, उस हेल्पिंग वाले इंसान को बोला जाता है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर क्या काम करता है? ये बेसिकली हेल्प करेगा। किसकी हेल्प करेगा बेटा? किसकी हेल्प करेगा? ये हेल्प करता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की। सो आरएनए पॉलीमरेज की मदद करता हुआ ये बोलेगा कि भाई शुरुआत करो, श्री गणेश करो। तो यहाँ से धीरे धीरे क्या होने लग जाता है? यहाँ स्टार्टिंग होती है सबसे पहली। सबसे पहली स्टार्टिंग होने का मतलब ये है कि मान लो अगर यहाँ से स्टार्ट मैं करती हूँ तो इसमें होगा क्या? सबसे पहला सेगमेंट 1 2 3 4 5 6 का बना रही हूँ। अब यहाँ क्या बनता जाएगा? ये मान लो A है, ये T है, ये C है, ये G है, ये A है, ये T। यहाँ पे भी क्या है? A है, सॉरी T है। ये डबल स्टैंडर्ड है ना, कॉम्प्लीमेंटैरिटी मेंटेन रखना। A होगा, ये C है तो ये G होगा, और ये C होगा, और ये T होगा, और ये A होगा। अब बनाना है इसको क्या? अब बनाना है इसको RNA। RNA का क्या होता है? कॉम्प्लीमेंटैरिटी सीक्वेंस याद करो, RNA का क्या होता है? आरएनए का कॉम्प्लीमेंटैरिटी सीक्वेंस क्या होता है? एक चीज और, एक पॉइंट और यहाँ लिख देती हूँ, एक पॉइंट और। आरएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर सीक्वेंस कैसा होता है बेटा? ए डबल बॉन्ड टी, टी होता है इसमें? गलत, ए डबल बॉन्ड यू, यहाँ यूरेसिल आता है, ठीक है। दूसरा साइटोसिन और गुआनिन, ऐसा ही होता है ना, ठीक है। बस थाइमीन को हटा के यूरेसिल डाल दो, कुछ और अलग नहीं करता। तो यहाँ पे भी जहां जहां थाइमीन है वहां वहां यूरेसिल ऐड हो जाएगा। अब क्या हुआ है कि आरएनए पॉलीमरेज आगे चल रहा है। इनिशिएट करवाने के लिए हमने इनिशिएटर ले आया, और वो कौन था? हमारे पास सिग्मा फैक्टर। हम आगे चलते गए, अच्छा देखा यहाँ पे ए है तो यहाँ क्या लगा दो? यू लगा दो। टी नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? ए के सामने यू लगा देंगे। तो ए के सामने क्या लगा दो? यू लगा दो। टी के सामने क्या लगा दो? ए लगा दो। पढ़ता है टी, पढ़ पाता है, उसके सामने क्या लगा देगा? ए लगा देगा। पर जहां ए लिखा है उसको नहीं पता, अगर ए लिखा है तो ए के सामने क्या लगा देगा? ए के सामने वो यू लगा देगा। यूरेसिल होता है इसके अंदर, ठीक है, एक्स्ट्रा बेस पेयर। फिर उसके बाद वापस आगे गया, अच्छा भाई सी है, सी के सामने तो हमको पता है जी ही लगेगा, तो यहाँ जी लगा दो। फिर जी है तो सी लगा दो, ए है तो अगेन यू, टी है तो ए लगा दो। ऐसे करते करते इसने क्या बना लिया बेटा? एक अपना आरएनए। एक अपना नया धागा बना लिया।
वन स्ट्रैंडेड, येलो वाला दिख रहा है ना, ये ऐसा करता करता एक हिस्से को लेगा, सिर्फ एक हिस्से को। कौन सा हिस्सा है वो? 3 to 5 वाला, ठीक है। ये एक ही हिस्से को लेगा और पूरा का पूरा क्या बना देगा आपके पास? आरएनए। क्लियर है? ठीक। 3 to 5 वाला स्ट्रैंड मतलब 5 to 3 डायरेक्शन जा रहा है ये, है ना। तो इसको ये चीज को थोड़ा क्लियर रखना, ये एरो ठीक है, 5 to 3 डायरेक्शन में एरो है ना। तो 5 to 3 डायरेक्शन में जब एरो है तो ये इस तरफ मूव करेगा, यानी अगर मैं बोल रही हूँ 5 की डायरेक्शन में, यहाँ देखो तो इस तरफ क्या रहेगा? ये रहेगा हमारे पास 3' और ये रहेगा हमारे पास 5'। क्लियर? तो इनिशिएशन इज स्टार्ट ऑफ mRNA। स्टार्ट करवाने के लिए एक फैक्टर इज यूज्ड, सिग्मा फैक्टर इज यूज्ड। ये हो गया अपना स्टार्ट, ठीक है। धीरे धीरे करा उसने, क्या पढ़ता गया। जब पढ़ता गया तो उस टाइम पे क्या हो जाता है बच्चे? ये इलोंगेशन होता गया। सेकेंड पॉइंट क्या आ जाता है हमारे पास? इलोंगेशन। जब पढ़ता जा रहा है, ट्रांसक्राइब करता जा रहा है, तो आप देखोगे ये स्ट्रैंड बढ़ता जाएगा। पहले एक सीक्वेंस किया, फिर एक किया, फिर एक किया, फिर एक, तो ये एक बढ़ता जाएगा ना, कंटिन्यू होता जाएगा। तो अपने पास क्या होता जा रहा है? इलोंगेशन। सो इलोंगेशन ऑफ mRNA until it reaches terminator. Until it reaches the terminator region. टर्मिनेटर पे जैसे ही वो रेड बॉक्स पे जैसे ही पहुंचेगा ना, वहां इसको सिग्नल मिल जाएगा कि अब बस रुक जाओ, ठीक है। बट अब बात वही है कि यार अपनी प्रोसेस शुरू करवाने के लिए सिग्मा चाहिए, तो रुकवाने के लिए भी कोई चाहिए। कौन चाहिएगा इस बार रुकवाने के लिए? ये प्रोसेस को टर्मिनेट करवाना है, तो थर्ड कौन हो गया हमारे पास? टर्मिनेटर। ये प्रोसेस को रुकवा दो, खत्म करो यार। इतना कहाँ बढ़ता ही जा रहा है, कितना बड़ा बनेगा यार mRNA? एक लेंथ तक ही बनेगा, स्पेसिफिक लेंथ तक बनेगा, तो इतना बन गया बस, बहुत है। सो फाइनली एंड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ mRNA, fully formed mRNA is separated या हमको मिल जाता है by the help of, कौन है अब? कौन सा आएगा? रो फैक्टर। अब यहां काम क्या आएगा? जैसे यहां सिग्मा फैक्टर काम आया था, इस प्रोसेस को खत्म करवाने के लिए यहां काम आएगा रो फैक्टर। रो नाम आप लोगों ने बहुत सुना है ना? रोने वाला रो नहीं, तुम लोगों ने फिजिक्स में भी सुना होगा। सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना तो तुम ढंग से तैयारी नहीं कर रहे हैं जी, ठीक है। इनिशिएटर स्टार्ट करवाएगा, इलोंगेशन प्रोसेस को इलोंगेट कराता जाएगा, वो mRNA को बढ़ाता जाएगा, सीक्वेंस जमाता जाएगा, स्ट्रक्चरल जीन जो है वो बताता जाएगा कि भाई अब ये है, अब ये है। याद यहाँ ये रखने वाली बात है, की पॉइंट, की क्लाउड क्या कहता है? की क्लाउड कि हमको ये देखना है स्टार्ट करवाने वाला सिग्मा, एंड करवाने वाला रो, बीच में जो स्ट्रक्चरल जीन बन रहा है बस इतना याद रखना, यहाँ टी नहीं आएगा, यानी ए के सामने डबल पेयर के साथ यू आएगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ यू पेयर बनाएगा और सी के साथ जी बनाएगा। ये याद रखना, कॉम्प्लीमेंटैरिटी यहाँ मत भूलना, ठीक है। ये की पॉइंट है जो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। और ए के सामने मैडम ये तो ए के सामने या टी के सामने ए और तो ए के सामने तो टी ही होगा, नहीं होगा भाई। ये डीएनए है पिंक वाला, तुम आरएनए बना रहे हो येलो वाला, डिफरेंस है, ठीक है। और धीरे धीरे करता हुआ ये क्या हो जाएगा बच्चे? सेपरेट आउट हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, खत्म।
ठीक है। और ये हमारे पास आ गया हमारा mRNA, जिसका एक तरफ है फॉस्फेट ग्रुप और एक तरफ है OH यानी 3' OH लिखो, एक तरफ फॉस्फेट ग्रुप एक तरफ OH ग्रुप। क्लियर, समझ में आ गई बेटा ये चीज। इसी तरीके से ट्रांसक्रिप्शन जो है प्रोसेस कंप्लीट होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। प्रोकैरियोट्स क्या हो गया अपने पास, जैसे कि जिनके अंदर बहुत पुराने तरीके का न्यूक्लियस है ना, उनमें इस तरीके से ही होता है। प्रोकैरियोट ही है तुम्हारे, यूकैरियोट नहीं है तुम्हारे। यूकैरियोट क्यों नहीं है तुम्हारे, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। दूसरी बात ये, जब नहीं है तो उसमें टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। यूकैरियोट का कुछ सीक्वेंसेस है कि भाई कैसे, जैसे उसमें एक्सॉन इंट्रॉन्स होते हैं, तो अभी अपन उनकी बात करेंगे, बट इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद यूकैरियोट को कंटिन्यू करते हैं। चलो, सो इन बैक्टीरिया देयर आर मेजरली 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। कौन से हैं मेजर आरएनएस? mRNA, मैसेंजर आरएनए जिसको बोलते हैं tRNA, ट्रांसफर आरएनए जिसको बोलते हैं rRNA, राइबोसोमल आरएनए। ऑल 3 RNAs आर नीडेड टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन इन द सेल। प्रोटीन बनाने के काम आएगा सेल के अंदर। द mRNA प्रोवाइड्स द टेम्पलेट। टेम्पलेट वो एक ऐसी चीज जो कि आगे जाके प्रोटीन के काम आएगी और प्रोटीन को कोड बताएगी कि भाई देखो आगे जाके ये mRNA ही है जो आगे जाके प्रोटीन को ट्रांसलेट करेगा, है ना। तो mRNA बेसिकली टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है और आगे जाके प्रोटीन को ट्रांसलेट करता है। So tRNA brings amino acids and reads the genetic code. rRNA play an important role in during translation. तो मैंने ये चीज़ बोली थी कि tRNA और rRNA ट्रांसलेशन में ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि हमको देखो राइबोसोम भी वही बनाना है, मतलब प्रोटीन फैक्ट्री हमारी वही है ना। और tRNA ट्रांसफर RNA भी उसी में काम आएगा। बचा हमारे पास mRNA जो हम मेनली यूज़ करते हैं मैसेज पहुँचाने के लिए। अपने तुमने स्क्रिप्ट बनाई, स्क्रिप्ट बनाने के बाद किसी ना किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास भेजोगे कि नहीं भेजोगे, रखोगे उसको अपने पास, ऐसा तो होगा नहीं। तो आप किसी डायरेक्टर के पास भेजते हो या प्रोड्यूसर के पास भेजते हो तो आपने किसी के थ्रू भिजवाया होगा ऑब्वियसली। तो समवन इज देयर, मैसेंजर कोई ना कोई है। तो तुमने स्क्रिप्ट लिखी, ट्रांसक्रिप्ट किया, और किसके लिए किया, तुमने M यानी मैसेंजर आरएनए को बनाया, ठीक है। अब वो तुम दे दोगे और वो आगे लेके जाएगा, आगे डायरेक्टर के पास लेके जाएगा, वो उसको पढ़ेगा, ठीक है। अगर मान लो डायरेक्टर बंगाली हुआ तो उसको बोल देगा कि भैया इसको कन्वर्ट करो इसको बांग्ला में तो कन्वर्शन होगा यानी क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है। जब ट्रांसलेट हो जाएगी वो चीज़ तो फिर वो वापस उस डायरेक्टर के पास आएगी और वो उसको आराम से पढ़ लेगा। जैसे ही वो उसको पढ़ लेगा तो वो आगे और भेज देगा कि चलो मुझे ये अच्छी लगी इसकी स्क्रिप्ट, मैं इस पे मूवी बनाता हूँ। यही तो प्रोसेस है भाई, मूवी तो बनानी थी, कैरेक्टर ही तो बनाना था, खत्म प्रोसेस। ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, ये है आपका सेंट्रल डॉगमा। इतना आसान, इससे आसान और कोई चीज नहीं है, ठीक है। क्लियर, डन, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, सबसे पहला प्रोसेस इज इनिशिएशन। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है, ये इनिशिएटिंग फैक्टर के साथ बाइंड करेगा एट द प्रमोटर रीजन। कौन है, एंड बिगिंस टू ट्रांसक्रिप्ट। इनिशिएटर फैक्टर कौन है आपका, सिग्मा फैक्टर, याद है ना, सिग्मा फैक्टर। फिर elongation. In this step, RNA polymerase enzyme nucleotide triphosphate behave as a substrate and polymerize the nucleotide template as a complementary strand. उसको पढ़ना है भाई, पढ़ाई करेगा वो तभी तो ट्रांसक्रिप्ट कर पाएगा। तो वहाँ पे वो elongate होता जाता है पूरा प्रोसेस। फिर आता है टर्मिनेशन, खत्म, एंड। तो टर्मिनेटर फैक्टर क्या है, ये रो फैक्टर। Replace the initiation factor at the DNA sequence termination point. सिग्मा फैक्टर किसमें टर्न हो जाएगा, रो फैक्टर रोकने के काम आएगा, ठीक है। R for रो, R for रोकना, है ना, ऐसे याद कर लो। सिग्मा स्टार्ट, S for सिग्मा, S for स्टार्ट। तो S for सिग्मा, S for स्टार्ट, R for रोकना, R for रो फैक्टर, ठीक है। तो रो फैक्टर टर्मिनेट करता है, एस फैक्टर स्टार्ट करता है। एट दिस स्टेज आरएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज द एंजाइम इज सेपरेटेड विद द रो फैक्टर। फाइनली आरएनए जो होता है हमारा एमआरएनए वो फॉल ऑफ हो जाता है। तो ये इस तरीके का सीक्वेंस आता है हमारे पास और ये लास्ट आरएनए आता है हमारे पास। तो ये अपन ने अभी 3 स्टेप बना लिए। क्लियर है ये तीनों स्टेप्स आपको? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे, बोर्ड ले लो चाहे नीट ले लो, नीट में तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। ट्रांसक्रिप्शन उसका मतलब अच्छा टॉपिक है, तरीके से पढ़ोगे
क्विक समझ में आएगा, लेंदी बना के पढ़ोगे बोर हो जाओगे। अब बोलते हैं कि अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूं, अभी तक प्रोकैरियोट्स की बात चल रही थी, ठीक है, वहां प्रोसेस कितना आसान था, कितना आरामदायक जीवन। अब यहाँ बात आ गई है यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स यानी जिनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो इसका मतलब कि डीएनए अच्छा खासा पैक्ड होगा। डीएनए अगर पैक्ड है तो डीएनए में यार ऑब्वियस सी बात है कि इतना बड़ा डीएनए है ना, प्रोकैरियोट का छोटा डीएनए होगा, जल्दी से ट्रांसक्रिप्ट हो सकता है। अगर शॉर्ट फिल्म बनानी है तो जल्दी हो जाएगा। लॉन्ग फिल्म 3 घंटे की पिक्चर बनानी है मुझे तो उसके लिए टाइम लगेगा, है ना। बाजीराव मस्तानी के लिए टाइम लगेगा, भाई बड़ी फिल्म है तो इसीलिए टाइम लगेगा। कोई भी शॉर्ट फिल्म बना दो छोटी सी 5-10 मिनट की, कम टाइम लगेगा, जल्दी बन जाएगी। तो फर्क है ना दोनों चीज़ों में। तो इसीलिए क्या है कि वहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में हमको इतने एंजाइम्स, इतना कुछ प्रोसेस का ज़रूरत नहीं पड़ा। यहाँ हमको थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस लगेगा, तो इसमें टाइम लगेगा। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज भी 3 तरीके का होगा, फाउंड इन द ऑर्गेनेल्स। आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या काम करता है, ट्रांसक्राइब आरआरएनए, ठीक है। ये किसका सिंथेसाइज ट्रांसक्राइब करेगा, किसको, आरआरएनए इसको। तो 28S 18S 5.8S, whereas आरएनए पॉलीमरेज 3 रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए। चलो लिख लेते हैं क्योंकि हम भूल जाते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 ठीक। चलो सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज 1 किसको ट्रांसक्रिप्ट कर रहा है बेटा, आरआरएनए को। फिर आ जाओ 2 पे, तो सॉरी 2 नहीं, हाँ 3 है, 3 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टीआरएनए। फिर आ जाओ 3rd पे, 3rd कौन बोलता है, 3rd है हमारे पास टीआरएनए एंड एसएनआरएनए। अभी इनकी बात करेंगे, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएस की। एंड फाइनली आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो किसको ट्रांसक्रिप्ट करता है, प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए आल्सो नोन एज हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए, दैट इज एचएनआरएनए। यस आरएनए है ना, ऐसे नहीं, अच्छा स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। फिर उसके बाद यहाँ लिख दो एमआरएनए। एमआरएनए का प्रिकर्सर, एमआरएनए तो फुली फॉर्म्ड एडल्ट है, ठीक है, इससे प्रिकर्सर जो होगा, इसका प्रिकर्सर उसको हम कहेंगे एचएनआरएनए, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। एचएनआरएनए क्या है हमारे पास, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए, ठीक है, एचएनआरएनए। सो एचएनआरएनए है हमारे पास, प्रिकर्सर एचएनआरएनए का होता है। एमआरएनए बेसिकली प्रिकर्सर है एचएनआरएनए का, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है। सो एचएनआरएनए जो कि हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए है, द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन बोथ एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स, नए शब्द आ गए, एंड नॉन फंक्शनल एचएनआरएनए अंडरगो 2 एडिशनल प्रोसेस कॉल्ड कैपिंग एंड टेलिंग। अब देखो भाई हुआ क्या है, कहानी हमने यहाँ छोड़ी थी, ये हमारे पास बन के आ गया, एमआरएनए हमारे पास बन के आ गया। अब हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अरे भाई हो जाए यार, आ गया। ये हमारे पास 5' से 3' का स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। अब हमें इसको, अब यार ये मेरे पास एमआरएनए आया है, ये मेरे पास एमआरएनए, मैं इसको ऐसे ही नहीं जाने दे सकती, मुझे इसको पूरा प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। पूरा प्रोटेक्शन देना पड़ेगा यानी मैं क्या करवा देती हूँ, होता क्या है बेटा कि ये प्रोटेक्टेड बहुत ज़्यादा रहता है। अब पी, ये वाला जो हिस्सा ना 5' वाला, 5' वाले के पास कौन है, फॉस्फेट ग्रुप है, तो यहाँ फॉस्फेट ग्रुप होता है। अब फॉस्फेट ग्रुप होता है तो हम क्या करते हैं, हमको ये पॉइंट खराब नहीं करना, तो इसके लिए ना यहाँ पे कैप लगा दी जाती है कि यार ये डिस्ट्रॉय ना हो, ये आगे जब जाएगा, ट्रांसलेट होने जब जाएगा तो ये डिस्ट्रॉय ना हो। भाई अगर खराब हो गया तो उसको क्या पता कि मैंने क्या ट्रांसक्रिप्ट किया था तुमने यार। देखो फिर अगेन स्क्रिप्ट जब राइटर डायरेक्टर के घर तक भेजेगा,
तो बीच में अगर ड्राइवर अंकल से फटफटा गया, देते टाइम पे जो है जिसने भी उनको डायरेक्टर को पास ऑन की होगी स्क्रिप्ट, अगर उसके कोई पेजेस अलग हो गए, फट गए, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो तो सीधा मानेंगे ना कि भाई यार ये तो गलत ही आया था, ये क्या फालतू स्क्रिप्ट है, ये क्या पेपर ले जाओ इसको, तो वो तो ये मानेंगे। तो इसीलिए हमको क्या करना जरूरी है, हमको ये करना जरूरी है कि हम उस पर कैपिंग कर दें। कैपिंग यानी हम उसको प्रॉपर तरीके से पैक कर दें। तो डायरेक्टर क्या करता है, वो राइटर क्या करता है कि वो उसको प्रॉपर पॉलिथीन पैक्ड कर देता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस 5 एंड को पैक कर दिया। किससे पैक कर दिया? मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट से। नया शब्द, बढ़िया शब्द। जब भी नया शब्द आए घबराने की बात नहीं है, बढ़िया शब्द होता है। मिथाइल गुआनोसिन MGPPP, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, MGPPP 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये 7MGPPP जो है इसके थ्रू ये कैप लगा देता है। ये दिस इज द कैप, है ना, यही वो कैप है। तो ये कैप का काम क्या है? बेसिकली ये वो पॉलीथीन है, ऐसे समझ लो, जिसके अंदर वो पूरा का पूरा mRNA लेके जाएगा। ये पॉलीथीन हो गई। अब यार एंडिंग भी सही कराओ, तो एंडिंग के लिए क्या कर दिया, क्योंकि एंडिंग में हमारे पास फोकट चीज नहीं है, सारी चीजें काम की है। एंडिंग में हमारे पास OH ग्रुप है जो हमारे पास बहुत ज्यादा एसेंशियल है, नेसेसरी है। मैं अगर इसको पैक कर रही हूँ तो मुझे इसको भी कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो इसीलिए एंडिंग में क्या किया जाता है, एडिनिन 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 की टेलिंग कर दी जाती है। टेल मतलब एक लंबी सी लाइन बना दी जाती है एडिनिन की। सो एडिशन ऑफ adenine at the end of mRNA के एंड पे एडिनिन की एक बहुत बड़ी सी लाइन बना दी जाती है। मैम एडिनिन ही क्यों, क्या mRNA का फेवरेट है एडिनिन? नहीं भी, ऐसी कोई बात नहीं है, बट ऐसा ही सिस्टम है, एडिनिन ही जुड़ता है, डिफॉल्ट सेटिंग। ठीक है, ये डिफॉल्ट सेटिंग है, ये एडिनिन ही उस पर जुड़ेगा। और एडिनिन जो है वो लास्ट में टेल के रूप में, यानी एक बहुत लंबी सी लाइन बनाता जाएगा। अब अगर मान लो यहाँ से ब्रेक हो भी जाता है तो कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा, हमारे mRNA को थोड़ा ना कोई दिक्कत हुई है, एडिनिन की चेन गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एडिनिन की चेन बना देते हैं और यहाँ पे मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की एक आगे कैपिंग करवा देते हैं, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कैपिंग एंड टेलिंग। ठीक है, तो हम 5 एंड को तो कैप पहना देते हैं और इसको हम कहते हैं कैपिंग। दिस इज कॉल्ड कैपिंग, टोपी पहना दी, एंड दिस इज कॉल्ड टेलिंग, पूंछ भी लगा दी। ठीक है, अब फुल्ली पैक हो चुका है ना। पहले तो क्या किया, पॉलिथीन में डाल दिया, फिर उस पर टेप भी लगा दी, अब पूरा तरीके से सुरक्षित है, पैक हो चुका है। पर अब बात ये आती है कि यार उस स्क्रिप्ट के अंदर मान लो अगर कोई वेस्ट पेपर हो, तो वेस्ट पेपर एज एन कि कुछ पेपर पे स्क्रिप्ट लिखी है, कुछ पेपर पे स्क्रिप्ट लिखी नहीं है। ठीक है, वो ब्लैंक पेपर कई बार जो चला जाता है, राइटर्स है ना, वो तो लिख रहे हैं, वो बेचारों को कहाँ ध्यान कि कभी चला जाए तो चला जाता है। तो उस टाइम पे अब डायरेक्टर उसको डांटेगा नहीं, क्या है ये, क्या भेज दिया यार, ब्लैंक पेपर भी साथ में लेके आ गया। डायरेक्टर डांटेगा नहीं, एक दो अगर ब्लैंक पेपर है तो निकाल दो ना, क्या दिक्कत है। फ्री अगर एक दो चीजें हैं तो निकाल दो, उसको अलग करके रख दो। ब्लैंक पेपर को अगर वो अलग करके रख भी देगा तो क्या फर्क पड़ेगा डायरेक्टर को। ठीक, तो अब यहाँ क्या होता है कि ये प्रोसेस के बाद एक और प्रोसेस, क्या प्रोसेस है, अब ये जो हमारे पास सेगमेंट आया है 5-3 वाला, कैपिंग टेलिंग के बाद का बता रही हूँ, है ना, तो कैप तो लगा दो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये रहा कैप, कैप लगा हुआ है, पॉलीथीन है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसको, और लास्ट में टेलिंग भी है।
तो टेलिंग भी है ना, कैपिंग भी है, टेलिंग भी है, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट अब बात ये आ रही है कि यार कुछ सेगमेंट्स जो है ना वो फालतू है, फालतू एज एन कि वो गलती से आ गए भाई, ये एक्स्ट्रा पेपर्स है, कुछ ही सेगमेंट्स हैं जो एक्स्ट्रा पेपर है। तो बेचारा बोल देता है कि यार कुछ सेगमेंट्स हैं सर जो एक्स्ट्रा आ गए, आप प्लीज उन पेपर्स को निकाल देना, है ना, वो एक्स्ट्रा आ चुके हैं। तो अब क्या करेगा, यहाँ पे भी यही चीज हुई। अब ये वालों को हम कहते हैं जो एक्स्ट्रा है ना, जो निकालने हैं, इनको हम कहते हैं इंट्रॉन्स। और जो मेन है येलो वाला, इसको हम बोलेंगे एक्सॉन्स। इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स, क्लियर? इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स। इंट्रॉन्स इनएक्टिव सीक्वेंस, कोई काम का नहीं है, इनएक्टिव। इनएक्टिव सीक्वेंस, एक्सॉन्स एक्टिव, फंक्शनिंग, फंक्शनिंग सीक्वेंस, काम की चीज है, ये नहीं छोड़ सकते, है ना, मेन स्क्रिप्ट नहीं छोड़ सकते, फालतू के एक दो जो पेपर है वो निकाल दो, तो वो निकाल देता है। निकाल कैसे देता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का प्रोसेस क्या होता है कि इस तरीके से ये जो आरएनए है कुछ कुछ हिस्सों से ऐसा बल्ज आउट हो जाता है, ये बल्ज आउट हो गया, बल्ज आउट होते ही ये निकल जाएगा, पॉप आउट हो गया, ये इस तरीके से कुछ सेगमेंट्स जो थे यहाँ से पॉप आउट हो गए। पॉप आउट होना यानी मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया, और फोल्ड करते ही क्या हुआ, यहाँ एक लूप बन गया और वो लूप आगे से निकल गया। सो मैंने उस एक तार सा था, उस तार को ऐसा लूप कर दिया, ऐसा फोल्ड करके, अब मेरे पास कुछ है नहीं तो मैं तुम्हें दिखा नहीं पा रही हूँ, तो कुछ ऐसा फोल्ड, ये लो माइक, ये ऐसा करके फोल्ड कर दिया, ठीक है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिखता तो हुआ नहीं, ये एक धागा था, ठीक है, ये धागे को हमने इस तरीके से फोल्ड कर दिया, फोल्ड करते ही ये वाला हिस्सा निकल गया, और जैसे जैसे निकलता गया ये जुड़ता गया, ये क्या, ये काम करा है। तो ये काम अगर किया है तो एक्सॉन्स जो काम की चीज है वो हमारे पास रहेगी, इंट्रॉन्स जो बेकार चीज है वो पॉप आउट हो गई, निकल गई। सो यहाँ इंट्रॉन्स रिलीज हो जाते हैं और बचा होता है एक्सॉन, काम की चीज। सो इंट्रॉन निकल गए और एक्सॉन बचा रह गया, और एक्सॉन जो बचा रह गया है यही आगे जाएगा फॉर ट्रांसलेशन, ये आगे फर्दर मूव करता है ट्रांसलेशन के प्रोसेस की तरफ। ठीक है, रीड करें इसको, कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। चलो ओके, स्प्लाइसिंग वेयर द इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड, इंट्रॉन्स हटा चुके हैं, खाली पन्ने जो हैं, खाली पेजेस जो है वो हटा दिए हैं, और एक्सॉन्स को जोड़ दिया है इन अ डेफिनेट ऑर्डर, और एक्सॉन्स को जो जोड़ दिया है यानी वो स्क्रिप्ट को जोड़ दिया है ताकि आराम से अब डायरेक्टर के लिए आसान हो उस चीज़ को पढ़ लेना, और फिर वो उसको जाके फिल्म बताएगा। तो अब क्या हुआ है फिर, कैपिंग विथ व्हाट, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, methyl guanosine triphosphate is added to the 5' end of the HNRNA। HNRNA क्यों बोला है, क्योंकि अभी तक ये न्यूली फॉर्म्ड आरएनए है, प्रिकर्सर है एमआरएनए का, अभी एमआरएनए है नहीं, अभी एमआरएनए बनेगा, ठीक है। जैसे ही कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग वगैरह सब हो जाएगी तो फिर उसके बाद एमआरएनए बन जाएगा। नाउ दिस इज एमआरएनए, ये एमआरएनए है, स्प्लाइसिंग होने के बाद ये प्रिकर्सर है, इसमें अभी गलतियां हैं, तो जब इसमें गलतियां हैं तो हम इसको फाइनल प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, हम इसको एचएनआरएनए बोलेंगे। अब ये गलतियां मुक्त हो चुका है, अब इसमें कोई गलती नहीं है, तो ये एमआरएनए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एमआरएनए लिख के आओगे, इतना कोई दोष नहीं देगा तुमको,
ठीक है। ह्यूमन देखो ऐसा होता है ना कि ह्यूमन चाइल्ड और ह्यूमन दोनों लिखोगे तो दोनों सही है, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ध्यान रखो ये चीज़ कि अगर ह्यूमन चाइल्ड बोला है तो ऑब्वियस ही बात है कि यार वो पहले प्रिकर्सर स्टेज की बात कर रहा है, और अगर मैं बात कर रही हूँ एडल्ट ह्यूमन, स्पेसिफाई कर दिया मैंने, तो वो थोड़ा सा मेच्योर ह्यूमन की बात कर रही है, ठीक है। तो उन दोनों में डिफरेंशिएट करना सीखो। तो यहाँ अगर HNRNA हेटेरोन्यूक्लियर RNA बोल रहा है तो ये कहना चाह रहा है कि भाई अभी गड़बड़े हैं, बट एक दो पेपर की गड़बड़ है, बाकी नहीं है, ठीक है। तो mRNA ही है बट उसका एक पहला वर्जन। फिर उसके बाद अगर वो बोल रहा है कि अब भाई गलतियां हटा दी है मैंने, अब बन गया, वो बन गया है mRNA, अब फाइनल है, ये इसमें गलतियां नहीं मिलेंगी। चलो नेक्स्ट, टेलिंग एडिनोलाइन यानी ए की जो चेन है 200 से 300 एडिनोलाइन जुड़ जाते हैं 3' एंड पे। एट द टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर इट इज फुल्ली प्रोसेस्ड HNRNA। अब जो हमारे पास बना है वो फुल्ली प्रोसेस्ड HNRNA है जिसको हमने mRNA नाम दे दिया, यही अभी किया था। एंड इज ट्रांसपोर्टेड आउट टू द न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन। अब इसको न्यूक्लियस के बाहर फेंक दिया जाएगा कि अब जा ट्रांसलेशन कर। अच्छा मुझे ये बताओ, सोचना कि वीडियो पॉज करके बता रहा, ठीक है कि ट्रांसलेशन अगर मान लो मैं बोल रही हूँ कि यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसलेशन न्यूक्लियस के अंदर होता है ना, ये एक अगर पॉइंट लिखना है तो इसमें ये भी लिख सकते हो कि यूकैरियोट्स के अंदर साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज न्यूक्लियस, वहीं पे प्रोकैरियोट्स के अंदर साइटोप्लाज्म होती है, साइटोप्लाज्म होता है साइट, ठीक है ना। तो इस पे कंफ्यूज मत होना क्योंकि उनका तो कोई न्यूक्लियस नहीं होता ना, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर ही नहीं होता, क्या करेंगे बेचारे। चलो हाँ मैं एक क्वेश्चन पूछ रही थी कि अगर न्यूक्लियस पे है तो न्यूक्लियस से बाहर कैसे जाएगा। न्यूक्लियस सेल का क्वेश्चन है ये। न्यूक्लियस के बाहर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस अपने आप में, तो अगर वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और मैं बोल रही हूँ mRNA बन रहा है और वो न्यूक्लियस से बाहर जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा ट्रांसलेट होने, क्योंकि राइबोसोम बाहर बैठे हैं, है ना, क्यों जाना है मैम बाहर, अंदर ही क्यों नहीं हो सकता ट्रांसलेट भी, भाई उसको निकलना तो पड़ेगा। राइबोसोम तो बाहर बैठे हैं, राइबोसोम तो सेल की एक ऑर्गेनेल है, वहां तक तो जाना पड़ेगा ना, तो वहां जाने के लिए उसको रिलीज होना पड़ेगा न्यूक्लियस से। पर वो न्यूक्लियस से जब निकलेगा तो वो कहाँ से निकलेगा, क्या वो उस डबल वॉल को तोड़ेगा, क्या वो न्यूक्लियोलस से गुजरेगा, कहाँ क्या क्या होगा उसके अंदर, मुझे ये बता दो, जल्दी से बता दो, पॉज करके बता दो, फिर मैं बताती हूँ। बताओ क्या सोचा, क्या होगा, वो रिलीज होगा न्यूक्लियर पोर से, ठीक है। याद है न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन हम कभी भी है ना कंटिन्यूस नहीं बनाते, पूरा ऐसे न्यूक्लियस नहीं बनाया था मैंने, बीच बीच से टुकड़ा 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 हुआ न्यूक्लियस बनाया है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर पोर जो है वो रिलीज करने में हेल्प, मतलब बेसिकली चीज़ों का अंदर आना, चीज़ों का बाहर जाना, इसी चीज़ में तो हेल्प कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ थिंग्स में ही तो हेल्प कर रहे हैं। एक्सचेंज क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है हमारे पास mRNA, सो mRNA इज पोर्ड आउट बाय न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन बाहर होगा, ठीक है। देख लो स्ट्रक्चर, ये आपके पास टर्मिनेटर फैक्टर दैट इज रो फैक्टर आया, फिर ये इंट्रॉन्स इस तरीके से ऊपर हो जाते हैं, कैपिंग टेलिंग हो चुकी है, ये कैप है और यहाँ पॉलीएडिलाइन चेन जुड़ जाती है तो टेलिंग हो गई, और कैपिंग टेलिंग के टाइम पे ही जो है इंट्रॉन्स भी हट चुके हैं। नाउ दिस व्हाट फॉर्म्स इज द mRNA। अब ये mRNA बन चुका है बिना कोई इंट्रॉन्स के, ठीक है, और ये जो था वो HNRNA था। क्लियर है बेटा, क्लियर, डन। चलो नेक्स्ट, exons are said to be those sequences that appear to in the mature or processed RNA. Introns are intervening sequences, do not appear in mature and processed RNA। तो एक और नोट पॉइंट कि भाई RNA mature RNA में इंट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, एक्सॉन्स मिलेंगे, ठीक है। तो एक्सॉन्स mature RNA का ही पार्ट है। रेप्लिकेटिंग फोर्क जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, होता हूँ, ओके। जेनेटिक कोड,
अब जेनेटिक कोड्स होंगे। अब क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू हो रहा है। ट्रांसलेशन का प्रोसेस अगर शुरू हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है उससे पहले हमको कुछ कोड्स किसी चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि भाई अब देखो, अगेन हम कहानी कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमारे पास ये चीज़ हो चुकी है कि हमने कहानी कहाँ तक पहुँची, मैं तुमको ये बता दूँ। सबसे पहला राइटर ने अपनी मूवी की कहानी लिखी, ठीक है। जैसे ही उसने अपनी मूवी की कहानी लिखी, उसने उसको पैक किया, उसमें कुछ खाली कागज भी थे, पैक करके उसने आगे दे दिया डायरेक्टर को। डायरेक्टर तक ये चीज़ गई तो ट्रांसक्रिप्ट थी, सबसे पहले तो लिखी है वो, ऑब्वियसली राइटर ने ट्रांसक्रिप्ट करी है, सबसे पहला लिखा। फिर उसके बाद जब डायरेक्टर ने उस चीज़ को पढ़ा तो उसने उसमें से जितना भी वेस्ट था, यानी फॉर एग्जाम्पल दैट ब्लैंक पेपर्स, उसने वो रिमूव कर दिए। तो अब जो उसके पास बनी है वो प्रॉपर स्क्रिप्ट है, ठीक है, जिसपे कोई वेस्ट नहीं है। तो अब mRNA बन चुका है। अब डायरेक्टर को क्या करना है, अब डायरेक्टर कहता है भाई अब मुझे बनानी है कहानी, मुझे कहानी पसंद आई, अब मैं शूटिंग करना शुरू करूँगा, है ना। तो शूटिंग करना जब वो शुरू करता है तो वो खुशी का माहौल छा गया, चलो चलो पास हो गया। तब अब शूटिंग शुरू होगी। अब शूटिंग शुरू होगी तो यार ऑब्वियसली बात है कुछ चीज़ें लगेगी। क्या चीज़ें लगेगी, अब चीज़ें क्या लगती है ये समझना। होगा क्या कि जो डायरेक्टर ने शूटिंग शुरू करने का आगाज ऐलान कर दिया है, उसमें ना वो कुछ शॉर्टकट्स का यूज़ करेगा, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ करेगा। जैसे अगर तुम लोगों ने देखा हो कि कई बार है ना बहुत शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़, जैसे मान लो मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हर बार मैं इतना बड़ा नाम क्यों लूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लो यार, जीवन में शॉर्टकट शॉर्ट फॉर्म्स का भी इस्तेमाल करो। तो अब ये होगा। अब होता क्या है कि डायरेक्टर भी क्या करेगा ना, कुछ चीज़ों की शॉर्ट फॉर्म्स बना देगा कि ये चीज़ अगर मैं बोल रहा हूँ, मतलब कुछ भी यार शॉर्ट फॉर्म ले लो, एक्शन अगर मैं बोल रहा हूँ तो उस टाइम पे क्लिपबोर्ड वाला आएगा और वो क्लिप लेके आएगा और ये उसका एक कोड है। उस कोड का मतलब ये है कि अब वो बंदा आएगा और वो आके क्लैप करेगा, तो ये उसका कोड है, ठीक है। तो ये चीज़ हुई, उसने 3-2 बोला तो माइक मैन समझ जाएगा कि भाई अब मुझे माइक लेके जानी है, जो एक्टर है, हीरो है या हीरोइन है उसके पास। तो हुआ क्या कि उसने कोडिंग्स बनाई, है ना, उसने कोड्स बनाए कि यार तुम्हें ये काम करना है, जब मैं ये बोलूंगा तब तुम्हें ये काम करना है, जब मैं ये बोलूंगा तब तुम्हें ये काम करना है। इस तरीके से अपन पूरी मूवी बना देंगे, ठीक है। जैसे ही मैं बोलूंगा रोल मतलब क्या हो जाएगा कि वो कैमरा इज रोलिंग नाउ। तो अब ये एक ट्रिक है, रोल एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका मतलब रोलिंग है, ठीक है, रोलिंग कैमरा, ठीक। एक्शन मतलब अब वो क्लिप बच चुकी है तो ये एक कोड है, एक्शन इज अ कोड कि अब शुरुआत करो एक्टिंग की, ठीक है। माइक चेक, ये क्या है, एक कोड है कि मतलब माइक देख लो भाई पहले। तो ये सब कोडिंग्स है, ठीक है। यहाँ पे भी वही हुआ, जो mRNA बन चुका है, अब ये mRNA जब आगे जाके ट्रांसलेट होगा, प्रोटीन बनाएगा, तो इससे पहले ये कुछ कोड बनाएगा, कुछ जेनेटिक कोड। उन कोड को पढ़ते हुए ही प्रोटीन बन सकता है, ठीक है। उनको बिना पढ़े प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन को नहीं पता कि क्या करना है, प्रोटीन ऐसे कैसे पहचान लेगा, कैसे पढ़ लेगा। तो कुछ कोड उसको मिलेगा ना कि यार CCC, उसको पता लग जाएगा, अच्छा मुझे ये चीज़ जोड़नी है, मुझे ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जोड़ना है। तो उससे उसको आइडिया लेने के लिए उसको कोड याद होने चाहिए। तो अब हम कोडिंग की बात करते हैं। यहाँ क्या होता है, सो जेनेटिक कोड इज द रिलेशनशिप ऑफ अमीनो एसिड्स। सारा दुनिया अमीनो एसिड पे चल रहा है भाई, ठीक है। अमीनो एसिड मत भूलना, अमीनो एसिड मेन आदमी है। फिर इन अ पॉलीपेप्टाइड और न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस इन mRNA, उसको पढ़ने के लिए जेनेटिक कोड की जरूरत है। इस पे भी तो जेनेटिक कोड होंगे ना बेटा, ये इस पे भी तो कोडिंग होगी, कोडिंग ही तो है। ATCG ओए टी तो होगा ही नहीं, AUCG है ना, तो ये कोडिंग होगी। अगर इस पे कोडिंग है तो उसको पढ़ना है, और उसको पढ़ने के लिए हमने क्या किया, जेनेटिक कोड लेके आया। जेनेटिक कोड क्या है, ऐसा अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस है जो कि हमको बताएगा न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर सीक्वेंस के बारे में। एंड इट डायरेक्ट्स द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, कि भाई क्या काम करना है, एक्टर को क्या पता क्या करना है, उसको स्क्रिप्ट देना। स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट बोलते ही वो, स्क्रिप्ट इज अ कोड, है ना, स्क्रिप्ट बोलते ही एक्टर के पास एकदम से स्क्रिप्ट आ जाएगी, क्योंकि क्या किया डायरेक्टर ने, क्या बोला, कोड बोला। ये जेनेटिक कोड है, ठीक। अब ये जेनेटिक कोड की शुरुआत
जॉर्ज गैमो ने की थी, suggested that genetic code should be the combination of 3 nucleotide 20 amino acids। हमारे पास अमीनो एसिड बहुत सारे हैं, ठीक है, तो हम 3-3 का सेट बनाते हैं। ये चीज बोली गई थी बाय व्हाट, बाय जॉर्ज गैमो के, ठीक। नेक्स्ट, Hargobind Khurana, H.G. Khurana is Hargobind Khurana developed the chemical method to synthesize RNA molecule with defined combination of bases। कि भाई कौन से bases कब यूज होंगे, ये चीज भी देख लेते हैं, ठीक। थर्ड, Marshall Reinberg, cell free system of protein synthesis finally helped the code to be डिस्फोर्ड। तो ये 3 बंदों के नाम आप लोगों ने याद करने हैं, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। इन्होंने क्या काम किया था, इन्होंने फाइनली ये चीज को अप्रूव करवाया था कि भाई 3 लेटर्स का हम यूज करेंगे और उसको हम कोडिंग बनाएंगे, है ना। उस कोडिंग से वो मतलब 3 अमीनो एसिड्स का ऐसा सीक्वेंस होगा जिसके थ्रू हमको ये पता लग जाएगा कि अब ये न्यूक्लियोटाइड हमको जोड़ना है, ऐसा हमको अमीनो एसिड बनाना है, फाइनली वैसा प्रोटीन मुझे मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये आपके अमीनो एसिड्स, ये इतने सारे आपके कोडॉन्स हैं। अब मैम क्या इतने सारे कोडॉन याद करने पड़ेंगे? नहीं भाई, किसने बोला? क्यों घबरा जाता है? पता, मैं नहीं बोल रही तुमको याद करने को, मैं कभी नहीं बोलती किसी को याद करने को, मर्जी तुम्हारी। देखो मैं तुम्हें बता दूंगी, इनमें से इंपॉर्टेंट जो है वो तुमको याद करने हैं, बाकी तुम्हें याद नहीं करने। पर ये एक बार मैं देख लेती हूँ, यस, काम की चीजें बता देते हैं, चलो लिखवाई है। द कोड इज ट्रिपलेट, 61 कोडॉन है टोटल फॉर अमीनो एसिड्स, 3-3 के सेट में पढ़े हैं और वो 3-3 के सेट में ही पढ़े जाएंगे, ठीक है। 3-3 के सेट में पढ़े जाते हैं कोडॉन ऑफ एन अमीनो एसिड। स्टॉप कोडॉन्स जिनमें से कौन से हैं? UAA, UGA, UAA। तो अब देखो, अगर मान लो पूरा mRNA है, UAA लास्ट में अगर ऐसा सीक्वेंस बनता है, या कहीं भी तुमको ना T नहीं दिखेगा, ठीक है, UAA अगर लास्ट में ऐसा सीक्वेंस आ जाता है, उस टाइम पे समझ जाएगा कि भाई अब ट्रांसलेट करना रोक दो। क्यों रोक दो? क्योंकि यहीं तक डायलॉग था, यहीं तक इसके पास मटेरियल था उस जिसको ट्रांसलेट करना था, अब नहीं है। कोडॉन इज अनएम्बिग्यूअस एंड स्पेसिफिक कोडॉन फॉर वन अमीनो एसिड। अनएम्बिग्यूअस मतलब क्या होता है कि एक अमीनो एसिड के लिए एक ही ट्रिपलेट है, वो एक ट्रिपलेट सबके लिए नहीं होगा, ठीक है, स्पेसिफिक है, ठीक, अपनी इंडिविजुअलिटी है, अपनी आइडेंटिटी है। नेक्स्ट, द कोडॉन इज डिजेनरेट, सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। पर कुछ ऐसे होंगे जो एक से ज़्यादा कोडॉन्स से एक से ज़्यादा कोडॉन्स का नाम हो सकता है। कोडॉन के लिए एक ही न्यूक्लियोटाइड है, इस कोडॉन के लिए एक ही अमीनो एसिड है, पर इस अमीनो एसिड के लिए ऐसे बहुत सारे UAA है। मान लो ये UAA तो अलग आ गया, बट जैसे अगर मैं वेलिन का देखती हूँ, let's go back to this, yes, टिक 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 टिक, ये देखो यहाँ किसका देखिए, ग्लाइसिन का देख लेते हैं। ये देखो ग्लूटामिक एसिड का भी देख सकते हो, ये वेलिन, ये वेलिन मेरा फेवरेट होता है। ये देखो, अब GUU के लिए वेलिन एक ही वो है अमीनो एसिड, ठीक है। GUU को पता है कि भाई मेरा जो मतलब मुझे ये चीज पता है, जैसे ऐसे समझना, कैसे समझाऊं इसको, ऐसा समझना कि है ना UAA, हाँ ओके मैं कहा गया। देखो जैसे मान लो तुम्हारे लिए एक अकेली मैं टीचर हूँ, ठीक, ऐसा नहीं बोल रही मैं कोई और टीचर नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, है ना। अभी जैसे मान लो तुम लोग सारे बच्चे पढ़ रहे हो, मान लो क्लास में तुम लोग पढ़ते हो, तो जब तुम लोग क्लास में पढ़ते हो तो तुम्हारे लिए एक ही टीचर है ना, स्पेसिफिक, कि भाई अगर मुझे बायोलॉजी पढ़ाना है तो मुझे दीपाली मैम पढ़ाएंगी या मुझे कोई एक सर पढ़ाएंगे, तो बस एक स्पेसिफिक टीचर है तुम्हारे को बायोलॉजी पढ़ाने के लिए, ठीक। पर मेरे में तो ऐसी स्पेसिफिसिटी नहीं है, मुझे तो ये क्लास पढ़ानी है, आगे 12th पढ़ानी है, फिर 11th पढ़ानी है, फिर 11th A पढ़ानी है, फिर 11th B पढ़ानी है, 11th C, 12th A, ऐसे मुझे बहुत सारी क्लासेस पढ़ानी है, समझ रहे हो। यानी वेलिन के पास बहुत सारे कोड्स हैं जिसका काम वेलिन कर सकता है, मतलब जिनका कोड वेलिन ही है, पर इसके पास सिर्फ एक वेलिन ही है जो इसका अमीनो एसिड है। मतलब अगर मैंने GUU लगा दिया तो GUU ये कहेगा कि भाई मैं तो वेलिन को ही जानता हूँ,
मैं इसके अलावा किसी को जानता ही नहीं। पर वेलिन ये कहेगा कि भाई मुझे तो बहुत सारे पता है ना, मुझे तो GUU भी पता है, मुझे GUC भी पता है, मुझे GUA भी पता है, मुझे GUG भी पता है, मुझे बहुत सारा पता है, ठीक है। पर GUG ये बोलेगा कि भाई मैं तो सिर्फ वेलिन को जानता हूँ। तो हर कोड का एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड है, हर कोड का एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड है, पर हर अमीनो एसिड का एक स्पेसिफिक कोड हो ये जरूरी नहीं है। क्लियर हुई बात? हर कोड का एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड है, हर कोड का एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड है, हमने मना नहीं किया, एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड है, पर इस अमीनो एसिड के एक से ज्यादा कोड हो सकते हैं। क्लियर? एक से ज्यादा कोड हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुई बात? मतलब तुम्हारे लिए एक ही टीचर है, पर मेरे लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तुम भी हो, तुम भी हो, तुम भी हो, बहुत सारे जितने बच्चे बैठे हैं क्लास में वो सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो यानी एक कोड के लिए सिर्फ एक ही उसका हेड एंड सोल अमीनो एसिड रहेगा, पर वो अमीनो एसिड कहेगा भाई मेरे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मेरे तो बहुत सारे कोड हैं, ठीक है। तो अमीनो एसिड के लिए बहुत सारे कोड हैं, ठीक, पर कोड के लिए सिर्फ एक ही अमीनो एसिड है। तो ये लाइन बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसको प्लीज ढंग से और ध्यान से सुनना, एक बार वापस समझना। क्या बोलता है? सुनो वापस, क्या बोला इसने कि कोडॉन इज स्पेसिफिक कोड फॉर वन अमीनो एसिड, स्पेसिफिक कोड फॉर वन अमीनो एसिड, ठीक है। Code is degenerate. Some amino acids are coded by more than one codon. कोड के लिए एक ही अमीनो एसिड है, पर अमीनो एसिड के लिए बहुत सारे कोडॉन्स हैं। तो सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। इस चीज को दिमाग में बैठा लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नीट का कॉन्सेप्ट है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस लाइन में, ठीक। नेक्स्ट, कोडॉन इज रीड इन mRNA इन दी कॉन्टिग्यूअस फैशन विदाउट एनी पंक्चुएशन। भाई बीच में कोई एक्सक्लेमेटरी मार्क, कॉमा, फुल स्टॉप ये सब नहीं आता है, कंटिन्यू इसको पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट, the codon is nearly universal. AUG has dual function. It codes for methionine and also act as initiator codon. कोई भी चीज को स्टार्ट करने के लिए मुझे इनिशिएटर की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये तुम अभी बहुत सारी चीजों से समझ चुके हो। तो यहाँ पे मिथियोनिन जो होता है वो इनिशिएटर की तरह एक्ट करता है, और MET H से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और AUG इसका कोड है, ठीक है। ये इनिशिएटर कोडॉन है, स्टार्ट करवाएगा ये सारी चीजें। चलो भाई, अब इसके अगला आएगा बेटा म्यूटेशन। म्यूटेशन होगा, म्यूटेशन के बाद जो है हम ट्रांसलेशन का प्रोसेस देखेंगे, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो आज आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज इन यूकैरियोट्स। सेशन बहुत इंटरेस्टिंग था, आप लोगों के लिए भी हो, आई होप। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।